तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा दिल्ली के म्यूजिकल कीर्तन की भी है। देखिए हारमोनियम, गिटार समेत वाद्य यंत्रों की धुन पर राधे कृष्ण का जाप और उस पर झूम झूम कर मुग्ध होते दर्शक। राजधानी दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुए इस म्यूजिकल कीर्तन के आयोजन ने दर्शकों को ऐसा विभोर किया कि इसमें वो खो से गए। दीन दुनिया से अलग एकदम अलग ही संसार में जैसे वो हों। युवाओं समेत हर किसी को अध्यात्म से जोड़ने के लिए इसका आयोजन द्वारका के इस्कॉन की ओर से किया गया। अमल कृष्ण दास ने बरी बरी कीर्तन कॉन्सर्ट के नाम से इसे आयोजित किया, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए और इसका आनंद लिया। इसमें हरि नाम और राधे कृष्ण का जाप अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया गया। रामनगरी में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण की भव्य तैयारियों के बीच रामलला के दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। रामलला के दर्शन कर यहां की मोहक छटा को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। मंदिरों के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण से पहले यहां साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें पौधारोपण के साथ ही यहाँ की भव्यता को बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी तेजी से काम चल रहे हैं। सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पर बनने वाले रामायण पार्क में रामायण से जुड़े सभी प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, जिसके लिए मूर्तियों के निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। गुप्तार घाट पर बनने वाले इस पार्क में रामायण के सभी प्रमुख पात्रों और घटनाक्रमों को जीवंत किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, विभीषण, जटायु, सोने के अमृत समेत कई पात्रों की प्रतिमाएं हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर के नए गुलदाउदी उद्यान बागे गुलदाउद की है, जहां खिले हुए तरह तरह के फूल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। 100 कनाल में फैले इस उद्यान में 50 से ज्यादा किस्मों के करीब 30 लाख फूल खिले हैं, जो चिनार के पेड़ों की सुनहरी पृष्ठभूमि में रंगों का एक मोहक सागर की रचना करते प्रतीत हो रहे हैं। इस गार्डन को विकसित करने के पीछे का मकसद पुष्प पर्यटन को बसंत ट्यूलिप के मौसम से आगे बढ़ाना है। उद्घाटन के बाद से ही इस उद्यान में लोग उमड़ पड़े हैं और लाल, पीले और गुलाबी फूलों के नजारे का लुत्फ उठाते हुए इसकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत प्रदेश के लगभग सभी पर्यटन स्थल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आने लगे हैं। हिमाचल के खूबसूरत वादियों में ठंड के आगाज के बाद वहां की आबोहवा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस वीकेंड पर शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां के मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। उधर कुल्लू मनाली भी सैलानियों से गुलजार हो रहा है, जिससे घाटी की रौनक बढ़ गई है। हाईवे से लेकर पर्यटन स्थलों तक में चहल पहल बढ़ी हुई है। कुछ दिन पहले भी ताजा बर्फबारी के बाद रोहतांग, मढ़ी और लाहौल की चोटियां सफेद हो चुकी हैं, जिससे मनाली की ओर पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ गई है। इन सब के बीच व्यास नदी में लोग रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बीएसएफ की डायमंड जुबली के अवसर पर जम्मू से बाइक रैली निकाली गई। बीएसएफ की डायमंड जुबली बाइक रैली देश के अलग अलग राज्यों से होती हुई 11 दिन का सफर तय कर गुजरात के भुज पहुंचेगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के साथ ही बीएसएफ की नई वर्दी को प्रमोट करना भी है। पंजाब के पठानकोट में इस मोटरसाइकिल रैली के पहुंचने पर 109 बीएसएफ बटालियन और शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से स्वागत किया गया। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रहार की। दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है और ये इतना बढ़ चुका है कि थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार करने के लिए काफी हो सकती है। वह एक खराब श्रेणी में पहुंच चुकी एयर क्वालिटी के चलते सिर्फ बीमार लोगों को ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गाजियाबाद का एक परिवार पेड़ पौधों के लिए जरिए प्रदूषण के विरुद्ध जंग लड़ रहा है।
जोशी दंपत्ति ने अपने घर को मिनी गार्डन में तब्दील कर दिया है और इन्हीं पौधों की वजह से उनका घर मिनी ऑक्सीजन जोन में बदल गया है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है और इतनी खतरनाक हवा में बाहर निकलने का मतलब है कि बीमारी को दावत देना। राजधानी की जहरीली हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। जो AQI लेवल जो जब से हाई हो रहा है तब से बच्चों के साथ रेस्पिरेटरी और बड़ों के साथ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। बाहर निकलते के साथ ही गले में खराश सी हो जाती है और आंखों में ना खुजली जलन ऐसे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, डस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुराड़ी में है और वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंच चुकी एयर क्वालिटी के चलते सिर्फ बीमार लोगों को ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्वस्थ लोगों को गले और आंखों में परेशानी होने के साथ ही खांसी और जुकाम की शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से होने वाली बीमारियों वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के गंभीर अटैक जैसी सांस की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या में और इजाफा हुआ है। तो सर्दी की दस्तक के साथ ही लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि नवंबर आते ही आखिर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली क्यों हो जाती है। राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है और उसी प्रदूषण के चलते लोग जो हैं वो अब बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। जो निजी अस्पताल हैं वहां पर भी मरीजों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जो पोल्यूशन के चलते जो लोग बीमार हो रहे हैं उससे संबंधित बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हम बुराड़ी के एक निजी अस्पताल में आए हैं और यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करेंगे जो ऑनर है और जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर कुलदीप जी हैं। कुलदीप सर से बात करते हैं कि इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। देखिए, पेशेंट्स अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 80% ओपीडी रेस्पिरेटरी इलनेस की है, जो कि हमेशा ऑलमोस्ट 50 मैक्सिमम 50 तक रहती थी। इसके अलावा इलनेसेस रहती थी जैसे फीवर वगैरह या फिर पेट से संबंधित बीमारियां। अभी उन बीमारियों का प्रोपोर्शन बहुत कम है और मैक्सिमम केसेस इस टाइम पे रेस्पिरेटरी हैं, पोल्यूशन रिलेटेड हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल पोल्यूशन से हो रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो पोल्यूशन की वजह से कॉम्प्लिकेट हुई हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का बेहद खराब असर पड़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो गर्भवती महिलाओं को अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर मास्क लगा कर निकलें। गर्भवती महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। मिसकैरेज के चांसेस हैं इसमें तो पूरे के पूरे। एंड साइनोसाइटिस होता है, इनको कान में भी इन्फेक्शन हो रहा है, उनको हम दवाई दे नहीं सकते क्योंकि गर्भवती है। क्या ऐसी कुछ महिलाएं आपके पास आई हैं इन दिनों में? नहीं, हमारे पास कम आई है। अच्छा, क्या कुछ प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर अपनाना चाहिए? कैसे बचा जाए इस पोल्यूशन से, इस संक्रमण से? इससे एक ही तरीका है, मास्क पहन के रहिए और अंदर रहिए जितना हो सके और घर में एयर प्योरीफायर्स लगाइए क्योंकि इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो ये दीपावली के बाद से जो आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के कारण जिस तरह से लगातार ये पोल्यूशन बढ़ा है या फिर और कुछ अन्य कारण हैं जिसके चलते ये लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। आज भी अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो AQI लेवल तकरीबन 350 को पार कर चुका है, तो काफ़ी खतरनाक श्रेणी में है। और ENT स्पेशलिस्ट का साफ तौर से कहना है कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए मिसकैरेज तक हो सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों में AQI का स्तर काफी कम है। गाजियाबाद के वैशाली में एक घर ऐसा है जहां की हवा अब भी साफ और सांस लेने लायक है। हरीश जोशी पिछले 25 सालों से बागवानी कर रहे हैं और पौधों से इनका लगाव 55 साल पुराना है और ये कहा जा सकता है कि उनका घर किसी मिनी फॉरेस्ट से कम नहीं है। इनके घर में अंदर और बाहर मिलाकर तकरीबन 1000 पौधे हैं जो इस घर की हवा को जिंदा रखे हुए हैं। यानी जब बाहर की हवा में सांस लेना मुश्किल हो तो वैशाली का ये घर एक उम्मीद की तरह सामने आता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। लगातार हवा इतनी जहरीली होती जा रही है कि कुछ इलाकों में AQI जो है वो अब 500 के पार चला गया है। लेकिन गाजियाबाद के वैशाली में एक घर ऐसा भी है जहां पर हवा आई थिंक जो AQI लेवल है वो 200 के नीचे रहता है। वो भी ठंड की बात मैं आपसे कर रही हूँ, तो गर्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का AQI कैसा रहता होगा। हमारे साथ है हरीश जोशी जी इस वक्त।
जिनके हम घर में आए हैं, लेकिन आप घर बोलो या फिर इसको मिनी ऑक्सीजन जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरियाली ही इतनी है कि आप खुल के सांस ले पाएंगे। एक अच्छा आपको फील होगा कि हाँ, आप वाकई में साफ हवा जो है वो इस वक्त ले रहे हैं। तो हरीश जी, शुरुआत ही मैं करूंगी कि सबसे पहले तो मुझे गिनती बताइए आपकी यहाँ पे कितने पौधे, क्योंकि मैं थक नहीं रही हूँ काउंट करते हुए। हाँ, मैंने कभी वैसे प्रैक्टिकली गिना तो नहीं है, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं प्लांट, लेकिन 1000 के आसपास होंगे जरूर। 1000 के करीब आप ही के घर में? जी हाँ, जी हाँ। आउटडोर इंडोर सब मिला के, नीचे भी मिला के, मेरी बालकनी और यहाँ छत पे मिला के, सारा मिला के लगभग 1000 के आसपास में है प्लांट्स। 1000 के करीब। तो आप इसको मिनी ऑक्सीजन जोन घोषित जरूर कर सकते हैं कि वाकई में आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है पेड़ पौधे दिखने वाले, और जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण में AQI लेवल जो है वो 500 के पार पहुंच गया है। लेकिन बात ही हम यही करने वाले हैं कि हर जगह AQI भयंकर है, मतलब लोग डर रहे हैं, मास्क के बिना लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, बुजुर्ग, बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो घर पे रह रही है। आपके घर में कैसा माहौल है इस प्रदूषण में? देखिए, आपको खुद महसूस हो रहा होगा, मैं तो यहाँ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मतलब जो बाहर का है और यहाँ पर है, मेरे को ज़्यादा कभी यहाँ दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए मेरे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स जो हैं मेरे AQI को बहुत डाउन कर देते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही यहाँ पर ले आते हैं, पहाड़ों वाला माहौल बना देते हैं, लेकिन हाँ, आधा कर देते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इनके बीच में अपने आप को बिल्कुल सेफ पाता हूँ। कम से कम उतना बना देते हैं कि जो जीने लायक है। जिस तरीके से लोग दिल्ली छोड़ के भागने का सोच रहे हैं, आप अपने घर में रहना पसंद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने घर में रहना पसंद करता हूँ। हम लोग यहाँ पर योगा भी करते हैं, बिल्कुल हम यहाँ कंफर्टेबली बैठते हैं, सुबह की चाय हम यहाँ पर पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जहां दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल है, वहीं हरीश के घर का AQI 200 नीचे रहता है। हमारी संवाददाता ने जब गाजियाबाद का AQI चेक किया तो 394 था, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। लेकिन उसी वक्त हरीश के घर का AQI 224 था। इनका मानना है कि अगर हर इंसान कुछ पौधे अपने आसपास लगाए तो दिल्ली की हवा सुधर सकती है। हमारे पास मीटर है, AQI मीटर। हम आपको दिखाएंगे कि बाहर का AQI इस वक्त कितना है, और अगर हम इस जगह की बात करें तो वहाँ का AQI क्या है, हम आपको दिखाते हैं। हमारे सामने AQI मीटर इस वक्त मौजूद है, और अगर हम फोन से दिखाने की कोशिश करें यहाँ का AQI की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समय ये लेगा, अभी दो मिनट के आसपास में समय लेगा, तो हमें वेट करना होगा। मैंने ऑन कर दिया है, तो अभी 214 दिखा रहा है, जबकि अभी हमने बाहर का अभी जब चेक किया था 418 समथिंग था ऑलमोस्ट। मतलब हमारे गार्डन में ये आधा हो जाता है, तो हमारे यहाँ लगभग ये 224 के आसपास है। आप देख सकते हैं 227 के आसपास है। अगर मैं फोन से देखूंगी तो करीब 400 के पार जो है वो AQI आपको नजर आएगा गाजियाबाद का। 394 वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त आपको AQI जो है वो दिखेगा। लेकिन वही अगर मैं इस मीटर से इस घर की जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं वहां का AQI आपको दिखाऊं तो आपको ये 224 दिखेगा, लेकिन ये लगातार नीचे आता है और 180 के आसपास आपको ठंड में यहाँ का AQI जो है वो दिखेगा। और वो उसकी जो वजह है वो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण में इस तरीके से अगर आप अपने घर के आसपास जगह जगह पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो हर तरीके से आपको फायदे में रखने वाले हैं। चाहे फिर वो सब्जियों की बात की जाए, चाहे फिर वो एक अच्छी सांस लेने की बात की जाए, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने की बात की जाए। तो गाजियाबाद के वैशाली का ये एक ऐसा घर जहां पर AQI, वसुंधरा का AQI का एक ऐसा घर जहां पर AQI लेवल जो है आपको कम मिलेगा, 200 से हमेशा आपको कम मिलने वाला है। जहां पर AQI 500 के पार पहुंचा हुआ है, तो वहीं यहाँ की हवा जो है वो वाकई में अब मिनी ऑक्सीजन जोन आप इस जगह को बोल सकते हैं, जहां पर लगातार AQI आपको 200 के नीचे कम दिखने वाला है। इसी तरह दिल्ली के CR पार्क इलाके का ये घर भी मिनी फॉरेस्ट बन गया है। यहाँ के पेड़ पौधों की वजह से प्रदूषण का असर काफी कम है। इनका मानना है कि अगर सभी लोग ऐसी कोशिशें करने लगे तो प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में एक बड़ा कदम हो सकता है। मैं इस वक्त किसी पार्क में मौजूद नहीं हूँ, उन्हीं के घर में मौजूद हूँ। CR पार्क इस वक्त लोकेशन है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हरियाली इस वक्त आपको यहाँ नजर आने वाली है। और आई थिंक यही हरियाली है जो इनकी पूरी फैमिली को इस प्रदूषण से बचा रही है। नीलंजी जी, आप बताइए कि ग्रीन आर्किटेक्ट होना और इस समय पे लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं कि किस तरीके का घर होना चाहिए? जो हमारे फोन में जो दिखता है वो तो अभी देखिए ये वेरी पुअर दिखा रहा है 389, और अगर मैं यहाँ पे AQI क्वालिटी देखूं तो वो अभी 101 है। तो ये मैं सबसे पहले दिखाऊंगी, पूरी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आप AQI लेवल देख सकते हैं कि आपको इसमें 101 AQI लेवल शो कर रहा है, और ये लाइव है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कहानी सिर्फ एक या दो व्यक्ति की नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक सबक है, और अगर हम चाहें तो प्रदूषण के बीच घुटती अपनी सांसों को खुद बचा सकते हैं।
दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें 122 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू होगी। दूसरे फेज में करीब 3.7 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवम्बर को आएगा। 6 नवम्बर को हुए पहले फेज के चुनाव में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 2 मोबाइल ऐप सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन लॉन्च किया। उनके मुताबिक इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सहकारी बैंक की भूमिका बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने सहकारिता से युवा पीढ़ी को जोड़ने और इसमें IT और AI का उपयोग बढ़ाने और हर शहर में एक सहकारिता बैंक खोलने की भी बात कही। ये सम्मेलन दिल्ली में मंगलवार तक चलेगा। इसमें देश भर से सहकारी संगठन और शहरी सहकारी बैंकों के चेयरमैन शामिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने आपदा राहत पैकेज को 7,70,000 रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि गृह निर्माण के लिए 7 लाख जबकि घरेलू सामान के लिए 70,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अब घरेलू सामान की राशि में 30,000 की बढ़ोतरी करते हुए उसे 1 लाख रुपया कर दिया गया। मंडी में आज उन्होंने मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों से आए करीब 4,900 से ज्यादा आपदा प्रभावितों को 81.28 करोड़ की राहत राशि बांटी। इसी दौरान उन्होंने यह ऐलान भी किया। 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूँ। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। नागपुर समेत विदर्भ के कुछ हिस्सों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और भी गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में शीतलहर की चेतावनी भी दी है। वहीं इंदौर में भी तापमान गिर गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ धाम में रौनक है। यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यहाँ करीब 5,000 श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। अभी धाम के बंद होने में करीब 15 दिन बचे हैं। इससे पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सीजन में अब तक कुल 16 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 14,35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। चलिए अब बात करते हैं बिहार के कनाल मैन की। 71 साल के कनाल मैन लौंगी भुइया के हौसले और हिम्मत को पूरा बिहार सलाम करता है। पहाड़ को काटकर गांव तक पानी पहुंचाने में 30 साल से जुटे बिहार के दूसरे दशरथ मांझी कहे जाने वाले लौंगी भुइया ने एक और कारनामा कर डाला है। लौंगी भुइया ने अकेले पहाड़ काटकर पानी के लिए नहर बना दी थी और अब उन्होंने 10 और गांवों की प्यास बुझाने के लिए एक नया बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार के गया जी में एक और दशरथ मांझी लौंगी भुइया ने 30 साल तक अकेले पहाड़ काटकर पानी के लिए नहर बना दी थी। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले लौंगी भुइया ने एक बार फिर कुछ बड़ा करने की ठानी है। लौंगी बाबा के साथ चलते चलते तकरीबन 4 किलोमीटर का सफर तो हम जंगल में पहाड़ी वाले रास्ते से पूरा कर चुके हैं और अब वो बता रहे हैं कि वो जगह आ गई है जहाँ पे असल में उन्होंने अपने बांध बांधने का काम शुरू किया था। और जो 4-5 किलोमीटर का ये सफर है ना, ये लौंगी मांझी के लिए 30 साल का सफर था। 30 साल? जी हाँ। 30 साल से लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने में जुटे लौंगी भुइया ने इस बार डैम बनाकर 10 गांव की प्यास बुझाने की ठानी है और अब उन्होंने डैम बनाने का काम शुरू कर दिया है। नया पानी कोठिलवा पर जाना है। हाँ, 10 गांव पर 10 गांव ले जाना। हाँ, ये पानी रोक के ले जाना है
रोक के जैसे कि अकलधार पानी नहीं जा रहा है, तो पानी अकलधार तोड़ दिया है ने, तो पानी यहाँ से धीरे हम रोक के हम पानी हम रोक के ले जा रहे हैं। फिर हुमा को बनाना अभी टूटा है, सेकरा बनाना है, हुमा जाकर थोड़ा पानी रुकेगा, फिर नीचे रोके पानी आकर देश पर। कितने डैम बनाएंगे इसके लिए? इसके लिए एकरा में 5 को बनाना है, 5 डैम, तब 10 गांव का काम होगा। हाँ धीरे नहर बढ़ा के चल देते चौकर सब नदी बना देते खेत में। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे लौंगी भुइयां का जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ है और उनकी कुदाल अभी भी चल रही है और वो एक नहीं बल्कि 5 छोटे डैम बनाने की तैयारी में है। पास तो 30 साल पहले एक सफर शुरू किया उन्होंने, कनाल बनाया, नहर बनाया, बांध बनाया, गांव में पानी ले गए, खेती हो रही है। अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक आखिरी बार कुदाल चल रहा है। यहाँ पानी रोक के, पहाड़ का सीना चीर के एक डैम बनाया गया है और धीरे धीरे लौंगी बाबा अब नहर बना रहे हैं। नीचे कोटिलवा गांव का जो दूसरा दिशा है, वहां पे 10 और गांवों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि वहां के लोग पलायन छोड़ खेती करें। कह रहे हैं ये आखिरी मेरी जिंदगी की मजूरी होगी। मजूरी की उम्मीद सरकार से है, नीतीश कुमार से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से है। और कहते हैं मजूरी अगर सरकार से नहीं मिली तो जो गांव वाले हैं जिनके लिए पानी ले जा रहे हैं उन्हीं से उम्मीद रह जाएगी। कुदाल लेकर अकेले पहाड़ का सीना चीर रहे लौंगी भुइयां को गांव वाले पागल कहते हैं। कुछ तो कहते हैं ये लौंगी बाबा सुबह उठते हैं और पहाड़ चीरना शुरू कर देते हैं। इनको आप लोग कहीं जब बना रहे थे तब पागल तो नहीं समझते थे? वैसे पागल तो अभी तक भी कहवे करते हैं। अभी भी लोग पागल कहते थे, झूठ के काला भिड़ रहते हैं। अब उठते हैं सवेरे से, हाँ। और इधर भिड़ जाते हैं। लौंगी भैया चर्चा में उस वक्त आए थे जब उन्होंने दावा किया था कि अकेले ही 3 किलोमीटर लंबी नहर उन्होंने खोद डाली है और अब डैम से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए लौंगी भैया अकेले दम पर नई नहर खोद रहे हैं। रोज कितना घंटा खोदते हैं इसको? एकरा अब आघन दिन चलो, आघन दिन में अगले तो जाड़ा का जाम है, तो अब आई 8-9 बजे खाओ पी के अब आई घर से, हाँ खा पी के, और रौदा उगा है तब जाड़ा का मौसम है, बूढ़े आदमी ही है, तो फिर अब आई से रौदवा में भर कमाई और फिर 1 घंटा चल जाइए, झाड़े चल जाइए इस समय घर। हाँ अब भादों में अब अन्हारे पानी बुन के काल के अपन कमा जाके कर ले भाई, फिर कहीं पानी मारे लगते तो 1 घंटा भादों में सेबराही आबादी बादरी करा ले, पानी वाले छोड़ के चल देगी। जब पानी पड़ेगा निकल जाएंगे। हाँ अपन काम कोटा भर कर ले। हाँ कोटा पूरा कोटा कर ले। 30 साल से कुदाल चलाकर पहाड़ों से पानी लाने वाले लौंगी भुइयां की बदौलत आज उनके और आसपास के गांव में दाल से लेकर धान तक की खेती होने लगी है। पहले धान नहीं होता था सर, हाँ पहले ही सब राहड़ बूट होता था, और जब बांधने लगा ना तो लेयर नजीक चला आया, और लेयर नजीक चलने के बाद में बहुत कुछ लोग करने लगा, आलू प्याज सब्जी से पानी थमाते धानों करे लगे इन लोग। हाँ धान भी बहुत किया और लेयर भी बढ़ गया, जहाँ की 10% 7-6% पानी कब डालता है, देखिए 25 फीट में पानी आता है सर। हाँ लौंगी भुइयां की उम्र और उनके हुए काम को लेकर अब परिवार भी कहने लगा कि बाबा रुक जाओ, लेकिन लौंगी भुइयां अपने मिशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दशरथ मांझी के तो अथी में है, हाँ दशरथ मांझी के बनाया रोड, अथी बनाया है रोडवा, दही बनाया है, पूरा पानी बनाया है पानी गिराने के लिए नहर में से। तो ये बात पे गर्व होता है आप लोग को या समस्या लगती है ज्यादा? हम लोग को तो बहुत खराब लगता है, मगर बोलता है कि हम तुम लोग को खराब लगे तो लगे, मगर हमको खराब नहीं लगेगा, हम जो करे हैं वही करेंगे, ठीक ना, अंतिम सांस तक। हाँ 10 गांव की प्यास बुझाने में जुटे लौंगी भुइयां की अब सरकार से एक ही मांग है कि उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में कुछ मदद मिल जाए, ताकि किसी के आगे उन्हें हाथ न फैलाना पड़े। 30 साल में दाल से लेके धान का सफर आसपास के गांवों ने प्राप्त किया है, और एक और मिशन पे, अपने जीवन के आखिरी मिशन पे अब निकल चुके हैं लौंगी भुइयां। वो फिर से बना रहे हैं, कुदाल उठाकर, फावड़ा उठाकर, सब्बल के लिए पैसा जुगाड़ते हुए एक और नहर, जिस नहर से तकरीबन 10 गांवों तक ये पानी पहुंचे। कह रहे हैं
उनके ज़िंदगी की ये आखिरी मजूरी है और मजूरी सरकार से मांग रहे हैं। मजूरी के तौर पे कुछ खेत और उनके बच्चों के भविष्य की सिक्योरिटी के लिए या तो गाड़ी मिल जाए, यही ना बाबा, और नहीं तो डोजर मिल जाए। डोजर से जमीन सपाट करेंगे, वहाँ खेती करेंगे ताकि इनके आखिरी दिनों में इनको 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। लौंगी भैया ने साफ कर दिया है कि जो सोच लिया है वो करके ही दम लेंगे। गांव का कोई आदमी आपका मदद नहीं करता है? ना करता है। ये ट्रैक्टर लिया दिया न दिया, हाँ ट्रैक्टर मिले तो है कहानी करे ऐसे क्या दे सकती, तुम करिए का अगर जब ना करते हम जहाँ तहाँ करिए दो, हाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन दशरथ मान जी की तरह लौंगी भैया ने भी साफ कर दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गया जैसे अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 83,535 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 82 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 25,574 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 1,300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,25,900 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 2,460 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,55,760 रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 6 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 71 पैसे हो गई। लग्जरी कार कंपनी ऑडी ने भारत में Q3 और Q5 के सिग्नेचर लाइन एडिशन को लॉन्च कर दिया। Q3 की शुरुआती कीमत करीब 52 लाख रुपए रखी गई है, जबकि Q5 की कीमत करीब 70 लाख रुपए है। कंपनी ने अपने इन कारों में नए फीचर्स, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और कई रंगों के विकल्प दिए हैं। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर जहां देश भर में इंजीनियरिंग का मजाक उड़ा था, उसी भोपाल में एक बार फिर से खराब इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह की उसी मेट्रो स्टेशन से ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई बार इंजीनियरिंग के ऐसे नायाब नमूने सामने आते हैं कि फिर देश भर में वो सुर्खियों की वजह बन जाते हैं। कुछ समय पहले की बात है जब राजधानी भोपाल में ही एक 90 डिग्री का पुल जमकर वायरल हुआ, बहुत किरकिरी हुई, जिसके बाद उस पुल के डिजाइन को बदला गया है। लेकिन अब इसी राजधानी भोपाल के मेट्रो स्टेशन जो बन रहे हैं उसके नीचे सड़कों की ऊंचाई को लेकर के, यानी मेट्रो स्टेशन और सड़क के बीच की जो ऊंचाई है उसे लेकर के एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। लक्ष्य है कि इसी साल के अंत तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाए, लेकिन इससे पहले मेट्रो स्टेशन बन जाने के बाद मालूम हुआ कि मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई सड़क से उतनी नहीं है कि ऊंचे वाहन वहां से आसानी से गुजर सके, और इसीलिए मेट्रो बन जाने के बाद अब सड़क की खुदाई हो रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये राजधानी भोपाल में MP नगर मेट्रो स्टेशन है जो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप देखें ऊपर तो ये मेट्रो स्टेशन पूरा बन चुका है, इंजीनियरिंग का काम पूरा हो गया है, लाइटें यहाँ लग चुकी हैं मेट्रो के लिए। लेकिन उसके बनने के बाद, यानी मेट्रो स्टेशन बन जाने के बाद, इस सड़क को तकरीबन 2 से 2.5 फीट तक खोदा गया है। आप देखिए, ये सड़क है जो आम सड़क यहाँ जो बनी हुई थी उसे अब खोद के इतना यहाँ पे नीचे लाया गया है। दरअसल यहाँ से जब भारी वाहन गुजरना शुरू हुए तो एक समस्या सामने आ गई। समस्या क्या थी? समस्या ये सामने आई कि इस मेट्रो स्टेशन को जब बनाया गया तो जो रोड की ऊंचाई है मेट्रो स्टेशन से वो कम पाई गई है एक जगह पर, और उसकी वजह से ये आप जो देख रहे हैं, जब बड़े वाहन यहाँ से गुजरे तो वो इस मेट्रो स्टेशन से रगड़ खाते हुए गए हैं। ये देखिए आप ऊपर की तरफ, ये आप देख रहे हैं ईंटों के निशान, यानी यहाँ से जब कोई भारी वाहन गुजरा है तो आप देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन को वो
चीरते हुए यहाँ से निकला है। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन बनने के बाद की हालात हैं। ये यहाँ से जो है सीमेंट का हिस्सा ही निकल के बाहर आ गया और ये घातक हो सकता था आने वाले दिनों में, न केवल इस मेट्रो स्टेशन के लिए बल्कि इसके पीछे जो गाड़ियां चल रही थी बड़ी गाड़ियों के, उनके लिए, क्योंकि उनके गुजरने के बाद ये हिस्सा पीछे आने वाली गाड़ियों पे या लोगों पे गिरता। और इसी को देखते हुए अब मेट्रो ने एक बार फिर से इस सड़क की खुदाई शुरू कर दी है ताकि मेट्रो स्टेशन से इस सड़क का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे हो और यहाँ से गाड़ियां आसानी से बिना नुकसान पहुंचाए मेट्रो स्टेशन को गुजर सकें। मेट्रो स्टेशन के निर्माण में हुई लापरवाही को लेकर हमने भोपाल के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये बेसिकली जो इंजीनियरिंग की खामियों की वजह से हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे बीडीए के सामने जो मेट्रो का स्टेशन बना था उसको भी अब खोद के पूरा उसकी हाइट बढ़ाने के लिए नीचे से खोदा जा रहा है। तो ये तो पहले ही भी पता था कि जो आप बना रहे हैं उसके टाइम पे भी आपको दिख रहा था कि हाइट कम आएगी इसकी। तो ये चीज़ को पहले ही इनको जो खामी है उसको सही करना चाहिए था। और जैसे कि आपने अशोक अपना स्टेशन रोड पर जो 90 डिग्री पुल देखा, वो भी इंजीनियरिंग की खामी की वजह से ही हुआ है। मेट्रो का जो पहले काम सही टाइम पे होना चाहिए था, इन वजह से उसका टाइमलाइन भी बढ़ती है और डेडलाइन भी बढ़ती है और फिर जो जनता का पैसा है वो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है। इसके कारण आप देखेंगे बजट भी बढ़ता है उस चीज़ों की उन चीज़ों की वजह से। तो ये समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। सर वैसे तो ये इंजीनियर की खामी है बहुत। क्या होता है कि अपने को इंजीनियरिंग अगर अपन ने करी है तो अपने को बेसिक नॉलेज तो पहले से ही होता है कि इतनी हाइट रहेगी। अगर वाहन चल रहे हैं, अगर लॉन्ग व्हीकल आते हैं या लंबी हाइट के व्हीकल आते हैं तो उसमें भी अपने को पहले से ही खामियां पता चली जानी चाहिए कि अगर ऊपर की हाइट कम है तो अगर ऊंचे वाहन आएंगे तो वैसे भी दिक्कत होना है। अभी अगर मैं जाता हूँ वहाँ से तो मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोड पहले सीधा जा रहा है, फिर नीचे झुक रहा है, फिर खोद के उसको सही बराबर लेवल करा जा रहा है, मगर लेवल तो वो होगा नहीं। अगर मैं सीधी गाड़ी चलाऊँगा तो उसमें लेवल का कोई चांस ही नहीं है। वो तो कुल मिला के नीचे उतर के ही फिर ऊपर आना है और ऊपर से ये बार बार कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें अपना पैसा भी बर्बाद होता है। ये जनता का पैसा ही है और किसी से तो आ नहीं रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं सरकार की खामी है कि जो कि ढंग के इंजीनियर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। पहले पूरा काम हो जा रहा है, उसके बाद उस काम के लिए फिर से दोबारा से वही पैसा और समय लग रहा है। तो ये तो सरकार की ओर से खामी है और सरकार की ओर से जो है कि नज़रअंदाज कर रहे हैं चीज़ें। भाई सरकार को प्रॉपर एक सुपरवाइजर लगाना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ कैसी बन रही है, ऊंचाई, हाइट, लेवल किस तरीके का है, कोण कैसा है। पहले पुल के बारे में ऐसा हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना दिया कि आदमी अगर स्ट्रेट निकल जाए तो सीधा नीचे कूद जाए। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना गैर कानूनी होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल कलें। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ये गैर कानूनी होगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नया नियम 10 दिसंबर से लागू होगा। इसमें कंपनियों पर भी 400 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। एलन मस्क की कंपनी XAI ने ग्रोक इमेजिन AI टूल में नया फीचर जोड़ा है। अब यूजर स्थिर तस्वीरों को एनिमेशन की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। ये फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है, हालांकि प्रीमियम यूजर्स को ज्यादा फायदे मिलेंगे। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को 18 महीने के लिए जेमिनी AI प्रो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे रहा है। ये ऑफर अब सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। शुरुआत में ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए माई जियो ऐप में गूगल अकाउंट डिटेल्स भरनी होगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मध्य प्रदेश के सतना की एक बेटी ने संसाधनों की कमी के बावजूद वो सफलता हासिल की जो युवाओं के लिए आज प्रेरणा है। MPPSC की परीक्षा में 6ठा स्थान हासिल कर वीर सिंहपुर की रहने वाली प्रिया अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुनी गई हैं, जो कि उनका सपना था। नारियल और प्रसाद की दुकान चलाने वाले पिता की ये बेटी इस उपलब्धि के बाद जब वीर सिंहपुर पहुंची तो उसका शानदार स्वागत किया गया। ये सफलता का जश्न है।
ये मेहनत से मिली सफलता की पूजा है। ये बेटी के लिए एक पिता के त्याग का प्रसाद है। किसी चीज को पाने के लिए अगर आप शिद्दत से जुट जाते हैं तो तमाम दुश्वारियां उसके सामने पस्त हो जाती हैं और कामयाबी हासिल होती ही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बीर सिंहपुर की इस बेटी ने इसे पूरी तरह सही साबित करके दिखाया है। प्रिया अग्रवाल के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर डिप्टी कलेक्टर पर चयनित होने की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो पूरा शहर जैसे खुशी से झूम उठा। अपनी शानदार उपलब्धि के बाद प्रिया जब बीर सिंहपुर पहुंची तो इनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े की थाप और आतिशबाजी के साथ प्रिया की सफलता का जबरदस्त जश्न मनाया गया। प्रिया ने खुली कार से लोगों का जब अभिवादन किया तो हर किसी का चेहरा गर्व के भाव से चमक उठा। इसके बाद प्रिया अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ मंदिर पहुंची। वहां पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर भगवान का धन्यवाद करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कॉलेज खत्म हुआ मेरा 2017 में, उसके बाद तैयारी चालू की 2018 से। मैंने 2019 मैंने पहला प्रयास दिया MPPSC का, जिसमें मेरा मेंस में चयन हुआ, इंटरव्यू अभी रिजल्ट प्रावधिक सूची में उसमें वेटिंग में है मेरा, और 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कोशिश की 2000, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि जिस दिन मुझे आज भी याद है 2020 का रिजल्ट आया था 7 जून या 9 जून को आया था, और एक महीने बाद जब 17 जुलाई से हमारे 2021 मेंस के पेपर थे, उस इतने डीमोटिवेशन वाले स्टेज पे पढ़ाई करना, मेंस देना, फिर उस मोटिवेशन के साथ पढ़ी कि नहीं इस बार तो सिलेक्ट होना ही है। सिलेक्ट भी हुई लेकिन थोड़ी कुछ कमियां रह गई, तो लेबर अफसर के पद पे, अच्छे पद पे मुझे चयन मिला। और 2022 में इंटरव्यू दिया, लेकिन डिप्टी कलेक्टर ही से प्राथमिकता भरी थी और DSP भी भरी थी, तो लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं था, और अभी 2023 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है डिप्टी कलेक्टर के पद। प्रिया MPPSC की परीक्षा में 6ठा स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर के लिए चुनी गई हैं। इसके लिए उन्होंने खुद कड़ी मेहनत तो की ही है, इनके परिवार ने भी इनके यहाँ तक पहुँचने के सफर में पूरा साथ दिया है। प्रिया के पिता विजय अग्रवाल बीर सिंहपुर के प्रसिद्ध गैवी नाथ धाम में नारियल और प्रसाद की छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में आर्थिक हैसियत को बाधा नहीं बनने दिया। इसी का नतीजा है कि प्रिया पहले डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद के लिए चुनी गई और उसके बाद ही सफलता के अपने सफर को आगे बढ़ाना जारी रखा। सबसे पहले स्कूल टाइम पे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ सीमित संसाधन, कोई कॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे जब मैं थी, तो ये था कि बाहर तो जाना ही है कॉलेज करने के लिए। पापा से जिद की और पापा ने मेरी बात भी मानी कि पापा इंदौर चले जाती हूँ, फीस भी नहीं लगेगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो पढ़ाई हो जाएगी, तो संसाधन ऐसे मैनेज हो गया। और बाहर जाने से बहुत सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे नहीं थी चीजें अवेलेबल कि कॉलेज की आगे की पढ़ाई कर सकूं, तो बाहर मैं गई, बहुत सारी चीजें समझ में आई और मोटिवेशन मुझे हमेशा मेरे टीचर्स ने गाइड किया। कई मौके ऐसे आए जब कड़ी मेहनत के बावजूद प्रिया को भी असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार मानना नहीं सीखा था, सो पूरी ईमानदारी से सफलता पाने की कोशिशों में जुटी रही। MPPSC की परीक्षा के 5वें प्रयास में सफलता हासिल कर ये रीवा जिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर के पद पर अपनी सेवा देने लगी और 6ठे प्रयास में जिस मंजिल की तलाश में ये थी उसे भी हासिल कर लिया और डिप्टी कलेक्टर बन गई। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। एक सफलता या एक असफलता कभी हमारी क्षमताओं को डिसाइड नहीं करती है। 2-4 नंबर कम आना, बहुत सारी सिचुएशन होती है एग्जाम में, कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार हम समझ नहीं पाते, बहुत सारी कंडीशन होती है एग्जाम देते टाइम में, तो बहुत सारी चीजों के कारण कई बार हम रुक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है। जो भी बच्चे ऐसे रुक रहे हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रुक जाए, हमारा नहीं होगा, नहीं, कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए, अपनी कॉपियों को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। दूसरे बच्चों से कॉपी जिसने अच्छे नंबर लाए उससे कंपेयर करना चाहिए, किसकी कॉपी और मेरी कॉपी में क्या अंतर है, उन अंतर को फाइंड करके हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता हासिल करना मुश्किल नहीं। इसे साबित कर प्रिया ने जो मिसाल कायम किया है वो युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। सतना से वेंकटेश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रणजी ट्रॉफी में मेघालय टीम के आकाश चौधरी का धमाकेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड के मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश पर पारी और 120 रनों की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम एलीट ग्रुप डी के टॉप पर पहुंच गई है। 4 मैचों के बाद मुंबई 17 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। मुंबई ने ऑलराउंडर शम्स मुलानी की शानदार गेंदबाजी के दम पर ये जीत हासिल की, जिन्होंने 5 विकेट झटके 112 रन की पारी खेलने के साथ ही 3 विकेट चटकाने वाले मुंबई टीम के मुशीर खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के मुकाबले में मेघालय ने अरुणाचल प्रदेश पर पारी और 446 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में मेघालय टीम के खिलाड़ी आकाश चौधरी ने 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। इन छक्कों की मदद से आकाश ने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी इस पारी की बदौलत मेघालय ने 6 विकेट पर 628 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल लीग का शुभारंभ हुआ। तवांग के GTG हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह में भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मोन्यूल सुपर लीग के लॉन्च समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह समेत कई जाने माने गायक शामिल हुए और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इस लीग में पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों की 7 टीमें हिस्सा लेंगी। इस लीग के 9 नवंबर से मैच शुरू हुए जो 13 दिनों तक होंगे। इस लीग का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल के साथ ही युवाओं में खेल भावना, एकता, अनुशासन और कौशल को बढ़ावा देना है। इसी के साथ मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।